वित्त सदन में आपका स्वागत है। कल हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए थे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें जो है जो 10 प्रश्न आए हैं इसमें से एक प्रश्न और 2 टिप्पणी ये नहीं आए हैं, और बाकी सारे प्रश्न जो हम बताए थे कल लगवाए थे, ट्रिक लगवाए थे इम्पोर्टेंट की, वो सारे प्रश्न हैं, यानी 9 प्रश्न आए हैं पूरे। तो और जो अपना देखे होंगे इसको, तो 9 प्रश्न अपना किए होंगे, हालांकि 5 प्रश्न तो करना था। तो ये जो है जो कल पेपर होना है, ये कल पेपर होना है लॉ ऑफ क्राइम का। तो ये लॉ ऑफ क्राइम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पर, इस प्रश्नों पर इसका उत्तर हमने जो है डिटेल जो है वित्त सदन पे दिया है, यूट्यूब पे दिया है, पहले दे चुके हैं। अब केवल हमको उतना आप बता रहे हैं जो कल इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कल आने हैं, तो आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। फर्स्ट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। सामान्य आशय देख लीजिए, और सामान्य आशय के साथ सामान्य उद्देश्य देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय, ये दोनों देखिए, सामान्य आशय क्या है और सामान्य उद्देश्य क्या है, ये दोनों देख लीजिए। तो ये जो है प्रश्न, दोनों में से प्रश्न आएगा, दोनों आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय में अंतर क्या है, तो इसमें भी आ सकता है। तो दोनों में से, लेकिन सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, दोनों भी आ सकता है, दोनों में अंतर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, चलते हैं, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य किया। कोई कार्य जो है आदमी करता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है, और तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानते हुए कोई कार्य कर देता है, जबकि कार्य वो गलत है। जो कार्य करने जा रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो गलत है, वो अपराध है, लेकिन वो समझता है कि हम विधि द्वारा, हम कानून द्वारा आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं कि हमको कार्य करना है, जबकि बता हुआ नहीं, वो कार्य जो करने जा रहा गलत है। तो ये जो है आईपीसी की धारा 76 पे है, मतलब 76 से 106 तक धाराएं जो हैं साधारण अपवाद के अंतर्गत आती हैं। तो ये देख लीजिएगा। और विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। विधिपूर्व कार्य करने में दुर्घटना, यदि कोई कार्य विधिपूर्वक किया जा रहा है और उस समय दुर्घटना हो जाती है, तो इसका क्या प्रभाव है, ये भी देख लीजिएगा। अब सेक्शन 81 आईपीसी की धारा जो है, इसमें ये भी अपहान कार्य तो होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जिससे संभावना यह है कि हानि हो जाएगी, लेकिन जो बड़े कार्य के, जो कोई बड़ा दुर्घटना होने जा रही है, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है, और उस समय फिर दुर्घटना हो जाती है, तो कोई अपराध हो नहीं। जैसे मान लीजिए कोई नाव है, समुद्र में कोई नाव है,
और उस नाव पे जो है समुद्री डाके जो हैं, समुद्री डाकू जो हैं डकैती डालते हैं। और उसी के बगल एक नाव और है जिस पे डाका नहीं पड़ रहा है। तो अब जो है गवर्नमेंट को यानी सेना को बचाना है उस बड़े जो बड़ी जहाज है, जो बड़ा नाव है, उससे बहुत सारे यात्री हैं, उसमें लूटपाट समुद्री डाकू कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसको बचाना है, लेकिन अब बचाने के लिए सेना जाती है जहाज लेकर अपनी समुद्री डाकू खरीदने के लिए। लेकिन एक समस्या और आती है, उसी के बगल जो है एक छोटी नाव है, उसमें भी आदमी है। ये भी संभव है कि वो जब बचाने जाएं तो छोटी नाव डूब जाए, ये भी संभव है। या ये भी हो सकता है छोटी नाव वो बच जाए, डाकू को भगा दें, वो नाव बचा लें, और जो छोटी नाव वो भी बच जाए। तो ऐसा यदि कार्य कोई किया जाता है और उसको कार्य करने में छोटी नाव जो है वो डूब जाती है, उसमें आदमी मर जाते हैं, हालांकि भी अपराध हुआ, लेकिन क्योंकि बड़े अपराध को रोकने के लिए ये किया गया था और ये संभाव्यता थी, लेकिन निश्चित नहीं था कि नाव डूब जाएगी। यदि छोटी नाव डूब जाती है तो वह कार्य जो है कोई अपराध नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। जो एक तो है 7 वर्ष से जो नीचे है उनको कोई अपराध कर देता है, एक जो है 7 वर्ष से ऊपर है किंतु 12 वर्ष से कम है। अब इस पे भी हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। जो 7 वर्ष से कम है उस पर समझने की शक्ति नहीं होती है, तो कोई अपराध उससे घटित हो जाता है तो उसके लिए दूसरा प्रावधान है। 7 वर्ष से ऊपर है और 12 वर्ष से कम है तो इसमें भी व्यक्ति जो है, जो बालक जो है कुछ समझने लगता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, परंतु पूर्ण बुद्धि विकसित नहीं हुई रहती है, अपरिपक्व रहता है। तो इसमें जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे बालक द्वारा किया गया अपराध क्या फल क्या होगा, उसके बारे में, क्या वो अपराध है कि नहीं। नेक्स्ट जो है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मदिरा पिला दिया, शराब पिला दिया है, नशे में हो गया वो, और फिर जो है वो कोई कार्य नशे में करे, कोई कार्य कर देता है, तो वो उसमें बचाव कितना है। यदि इस पे भी हम सदन कर चुके हैं, आप YouTube खोलेगा विधि सदन तो सारी धाराएं आ जाएंगी और सारे डिफिनेशन इसके आ जाएंगे। तो यदि मान लीजिए उस व्यक्ति को जो अपराध किया है, जो मतता में है, जो नशे में है, जिसका दिमाग डिस्टर्ब है नशे के कारण, उन्मत्तता के कारण, तो उस उन्मत्तता के कारण यदि स्वयं वो पदार्थ लिया है, स्वयं वो सेवन किया है, दवा सेवन किया है या शराब पिया है, या जिससे उन्मत्त हो जाए आदमी, जिसमें अपना विवेक खो बैठे, तो ऐसा वो कार्य स्वयं किया है, स्वयं यदि लिया है वो अपने इच्छा से, तो उसके द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध है। लेकिन उस व्यक्ति को यदि उन्मत्ता के लिए उन्मत्त हो जाए वो, इसके लिए उसके इच्छा के विरुद्ध उसको कुछ दिया गया है, उसको जानकारी के अभाव में दिया गया है, और वह कोई कार्य कर बैठता है, कोई अपराध, तो वह अपराध नहीं है, इस धारा से उसको बचाव है। इस पर भी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। इस पर जो है किसका भी हवाला हमने दिया है कि एक मिलिट्री का जवान था, वो शराब पिया, उसके बाद
कोई फंक्शन था, वहाँ भोजन करने गया, एक बालक बैठा था बगल में, तो उससे कहा कि थोड़ा सा खिसक जाओ, हम सुविधाजनक ढंग से बैठ सकें। बालक नहीं खिसका, उसको क्रोध आ गया, उसने रिवाल्वर निकाली, उसको गोली मार दिया। तो यहाँ तो उन्मत्ता में था, पहले शराब पिया था, वो शराब पी गया था, उन्मत्ता में था, लेकिन उसको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने, रिव्यू काउंसिल ने कहा कि चूंकि उन्मत्ता में स्वयं उसने पदार्थ लिया था, पेय पदार्थ जो शराब पिया था, किसी ने उसके विरुद्ध या उसकी जानकारी के अभाव में किसी ने उसको नहीं दिया था, इसलिए उसको जो है इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, केस का हवाला भी दे चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो है, सद्भावना पूर्वक दी गई कोई सूचना, यदि सद्भावना पूर्वक कोई सूचना किसी को दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है और अस्पताल में भर्ती है, और उसको एक बता दिया गया कि डॉक्टर ने बताया है कि अब आप बचेंगे नहीं, और उसी दिन शाम को उसको हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाता है। यद्यपि यह सूचना उसको न दी गई होती तो न मरता, हो सकता है हार्ट अटैक नहीं आता, लेकिन सद्भावना पूर्वक सूचना दी गई, या डॉक्टर ने सूचना दिया है रोगी को, देखिए बहुत दवा ना खाई हुई है, ईश्वर के भरोसे रहिए, मतलब ज़्यादा दिन के मेहमान आप नहीं हैं, और 2 दिन बाद उसका हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार की सूचना दिया जाता है, तो ये भी इसके बचाव है, ये कोई अपराध नहीं। नेक्स्ट जो है, प्राइवेट प्रतीक्षा में की गई बातें, जैसे प्राइवेट अपने शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने आप को, अपने प्रतिरक्षा के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, यदि किसी को आप चोट पहुंचाते हैं तो अपराध नहीं है। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, शरीर पर जब तक आक्रमण न हो, शरीर पे जब तक ये आपको पूरा आशा ना हो जाए कोई शरीर में वो चोट पहुंचाएगा, तब तक आप जो है डिफेंस का अधिकार आपको नहीं है। जैसे ही पूरी आशंका हो जाती है आपको चोट पहुंचाएगा, तब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो जाता है। और संपत्ति का अधिकार, कोई आपकी संपत्ति लेके भागता है मान लीजिए, तो जहां तक संपत्ति लेके भागता है, जैसे यहाँ से संपत्ति लेकर आपका कोई सामान लेके भागा हो, चोर डकैत जो भी ले गया, तो आपको अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा करें, आप ले लें, उससे छीन लें। वो भाग रहा है तो उसको दौड़ा छीन लीजिए, लेकिन कहाँ तक आपका अधिकार है संपत्ति का, जहां तक सामान आपका न मिल जाए, जब तक उसको आप पकड़ न लो। यदि मान लीजिए वो भाग रहा है, आपने दौड़ा लिया और वो सामान फेंक दिया और फिर भाग रहा है, और वो अपने सामान छोड़ के वो भाग गया आगे, तो आप आगे, सामान तो यहाँ मिल गया आपको, और उसके आगे जाकर उसको आपने गोली मार दिया, तो यहाँ आपको बचाव नहीं। लेकिन यदि संपत्ति आपको नहीं देता है और आपसे छीना झपटी करता है, तो आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं, उतने चोट पहुंचा सकते हैं जिससे अपना सामान आप उससे छीन लें। लेकिन यदि सामान पहले ही फेंक दिया है, भाग रहा है, आपका सामान मिल गया, तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, यूट्यूब पे है, विद सदन में। नेक्स्ट जो है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, कब प्रारंभ होगा, कब बना रहा नहीं, जब उसने उठाया सामान हमारा तब प्रारंभ, और जब तक वापस न कर दे तब तक बना रहेगा। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति की अपान होने की संभावना। कोई यदि घातक हमला लेकर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, अब आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उस सुरक्षा करने में किसी की हानि हो जाती है, तो यहाँ भी कोई अपराध नहीं, सुरक्षित है आप। नेक्स्ट जो है, दुष्प्रेरण के विषय में,
ये भी दुष्प्रेरणा जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो दुष्प्रेरणा भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है आपराधिक षड्यंत्र, यानी आपराधिक षड्यंत्र 120 भी आईपीसी में कहते हैं इसको। 120 ए में 120 का में ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, और 120 ख में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। तो इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है विधि विरुद्ध जमाव, ये भी जरा देख लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। और विधि विरुद्ध का जमाव का सदस्य होना। नेक्स्ट जो है घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है और फिर भी उसमें बना रहना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बलवा करना, बवाल, बलवा झगड़ा करना, बवाल करना इंपॉर्टेंट है। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, यानी हथियार, बंदूक, तलवार, गणासा, कुल्हाड़ी ये लेके कोई बलवा करना। नेक्स्ट जो है लोक सेवक, लोक सेवक जो है जो किसी व्यक्ति को क्षत करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। कोई ऐसा लोक सेवक है, लोक सेवक उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट अफसर, जो गवर्नमेंट अधिकारी हो, जो सरकारी अधिकारी हो, जो लोग मतलब जनता की सेवा करे, जैसे सरकारी नौकरी जो की है। तो वो लोग सेवक जो हैं किसी व्यक्ति की छाड़ित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करते हैं, तो इसमें भी आपको अधिकार है। नेक्स्ट जो है मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही देना, और आगे भी है मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना। मान लो कोई मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही दे रहा है और कोई उसको तैयार किया है, ऐसी गवाही दीजिए मिथ्या, दोनों दोषी। ये आईपीसी की धारा 191 में है और 192 में है। और इच्छा प्रमाण पत्र 198 में है, धारा 198 में ईशा प्रमाण पत्र जिसका मिथ्या होना या जिसका फर्जी होना यानी जिसका फाल्स होना मालूम है कि गलत है, झूठा है, और फिर भी उसको सच्चे के रूप में लाना, वो भी दंड है। और इसी 200 में है, 200 धारा 200 आईपीसी में है कि ऐसी घोषणा का मिथ्या, कोई ऐसी घोषणा करता है जिसका जानता है कि मिथ्या है, तो भी गड़बड़ है, उस भी अपराध है। नेक्स्ट जो है 209 में है बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना, ये भी अपराध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आईपीसी की धारा 299 में है, आपराधिक मानववध। देखिए जब कोई आदमी मर जाता है तो
किसी को कोई मारता है मर जाता है, तो वध तो हुआ, लेकिन कब आपराधिक मानव वध होगा, कब हत्या होगा। तो आपराधिक मानव वध जो है आईपीसी की धारा 299 में इसकी डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा दी गई है। और इसका दंड जो है 304 में इसका दंड है। हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, भारतीय दंड संहिता 299, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध है। और वही भारतीय न्याय संहिता में अब जो है 100 में कर दिया गया है। इसमें आपराधिक मानववध जो है और हत्या में अंतर क्या है, आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए और इसके तत्व लिखिए, इसके अवयव लिखिए, इसकी एक नृत्य लिखिए। तो ये है आपराधिक मानववध। और हत्या कब है, कब हत्या मानी जाएगी और कब आपराधिक मानववध माना जाएगा, और इस दोनों में अंतर क्या है। तो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पूरी संभावना इसकी आने की है। तो इसके बारे में जरा सा डिटेल देख लीजिएगा, आपराधिक मानववध और हत्या, अब इसमें अंतर क्या है दोनों। अब उदाहरण से समझाइए, अब इसके तत्व भी लिख दीजिएगा। ये इसके आपराधिक मानववध और हत्या के ये हमने डिफिनेशन भी बताई है। अब कब आपराधिक मानववध होगा, कब हत्या होगा, दोनों में अंतर भी बताए हैं। इस पे हमारा डिटेल वीडियो है विधि सदन में, यूट्यूब पे आप जाएंगे, बटन दबाएंगे तुरंत आ जाएगा, विधि सदन में देखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार कह रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो है ये धारा 307 में है, आईपीसी की धारा 307। और जो नई अपनी धारा है भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 109। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, जो आने वाले हैं, बस वही बता रहे हैं जो आने वाले संभावना जानने की है। नेक्स्ट आ जाइए, सदोष अवरोध से आप क्या समझते हैं। ये 339 धारा आईपीसी की और भारतीय न्याय संहिता की धारा 339 में है। थ्री थ्री नाइन और भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 +1 में सदोष अवरोध। अब आ जाइए व्यापहरण और भारत में से व्यापहरण। ये व्यापहरण जो है 359 में, आईपीसी धारा 359 में है। और भारत से व्यापहरण 360 में है। और 362 आईपीसी की धारा ये अपहरण के बारे में है। अब देखिए, एक व्यापहरण हो गया, एक अपहरण हो गया। अपहरण क्या है, व्यापहरण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा किए हैं विधि सदन में। व्यापहरण जो है वो जब
व्यक्ति, बालक, शिशु, नाबालिग रहता है और कहीं विधिपूर्ण संरक्षा से, उसकी विधिपूर्ण संरक्षा से उसको बाहर किया, उसको अलग हटाया जाता है, तो यहाँ व्यपहरण आएगा। और अपहरण वहाँ होता है जहाँ वो मतलब बालिग हो और उसका ज़बरदस्ती उसको अपहरण उसका किया गया, उसको हटाया गया वहाँ से, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको ले गया जाए, तो वहाँ जो है अपहरण होता है। तो व्यपहरण और अपहरण दोनों में अंतर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, यानी किडनैप व्यपहरण हुआ और एब्डक्शन अपहरण हुआ। अपहरण किसको किया जाता है, किसको अब किसका व्यपहरण किया जा सकता है, तो इस पर भी जरा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है बलात्संग यानी रेप, डिफिनेशन परिभाषा है 375 और भारतीय जो है न्याय संहिता की धारा 63। अब आ जाइए चोरी, 378 धारा 378 चोरी। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 सब क्लास 1, ये इसके चोरी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, चर्चा की है, डिटेल विद सदन में है। तो चोरी कब कब चोरी है, चोरी परिभाषा क्या है, चोरी कब है, इसमें उद्यापन इम्पॉर्टेंट है। उद्यापन भी जरा देखिए, उद्यापन में टिप्पणी लगभग आया करती है। नेक्स्ट जो है लूट, लूट कब है। अब चोरी और लूट दोनों में हमने अंतर भी बताया है, चोरी अलग है, लूट अलग है। चोरी में हिंसा नहीं होती, लूट में हिंसा होती है। चोरी में कोई समान आदमी किसी व्यक्ति से बिना पूछे और बेईमानीपूर्वक आशा से हटा ले जाता है, तो वहाँ चोरी होती है। लूट वहाँ होते हैं जहाँ जबरदस्ती, जहाँ हिंसा के प्रयोग होता है। चोरी एक आदमी भी कर सकता है और लूट के लिए हिंसा जरूरत पड़ती है, और चोरी में हिंसा नहीं होती, खून खच्चर नहीं होता, कि तो मारा पीटा नहीं जाता। जहाँ हिंसा हो वहाँ फिर लूट होगी, जहाँ हिंसा ना हो वहाँ चोरी होगी। और डकैती 391 आप इसी की धारा कहते हैं, डकैती के बारे में डेफिनेशन है इसका। डकैती कब है, अब देखिए चोरी, लूट, डकैती, तीनों में से, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई पक्का आएगा। तो चोरी, लूट और डकैती पढ़ लीजिए। लूट कब है, चोरी कब है, डकैती कब है। चोरी जो है में हिंसा का प्रयोग नहीं होता, आदमी चोरी चुपके से ले चला जाता है, पता नहीं पता जिसका सामान रहता है। और लूट में जबरदस्ती लेता है, खून निकल जाता है, छीन लेता है, हिंसा का प्रयोग होता है। डकैती में भी हिंसा का प्रयोग होता है, बस अंतर केवल इतना है, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों डकैती में, और लूट में 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, अकेले भी कर सकता है आदमी, अकेले लूट सकता है। लेकिन डकैती जहाँ आएगी 5 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 5 या 5 से कम व्यक्ति हो तो वो डकैती नहीं होगी, लूट मानी जाएगी। तो इसके बारे में, लूट, डकैती, चोरी के बारे में हम उसमें पढ़ा चुके हैं, सेशन इस पर हमने किया है। नेक्स्ट आइए, घातक आयुधों से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। और हमारे यहाँ तैयारी जो है, किसी चीज़ की तैयारी जो है अपराध नहीं है, लेकिन डकैती की कोई तैयारी करता है तो वो भी अपराध है। तो डकैती की तैयारी का अपराध कब है, ये भी ध्यान देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है, न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग। न्यास भंग मतलब जिसने आपके ऊपर विश्वास किया, कोई सामान आपके ऊपर, आपके यहाँ रखा है, आपने बेईमानी पूर्वक उसका उपयोग कर लिया अपने कार्य में, फिर उसको नहीं दिया, तो यहाँ आपराधिक न्याय भंग हुआ, आपराधिक न्यास भंग। तो इसमें जो है IP
आईपीसी की धारा 405 में है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 सब क्लास 1 में। नेक्स्ट जो है, चुराई हुई संपत्ति को कोई अपने पास रखना बेईमानी पूर्वक। कोई चुराई हुई संपत्ति किसी का मिलती है तो या तो वह चोर है, या तो ये जानते हुए चोरी की वस्तु है अपने पास रखा है। नेक्स्ट जो है छल, 415 आईपीसी की धारा में छल है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 सब क्लास 1 में छल है। ये छल में भी टिप्पणी आती है। रिष्टि, रिष्टि मतलब नुकसान करना, और इसके लिए दंड किसी नुकसानी के लिए दंड, इसमें टिप्पणी आती है। नेक्स्ट है आपराधिक अत्याचार और गृह हथियार, ये दोनों देख लीजिएगा। और रात्रो गृह भेदन, ये भी देख लीजिएगा, यानी सेंध काटना। नेक्स्ट आइए एडल्ट्री, जार कर्म, मानहानि पे टिप्पणी आती है, इसको भी देख लीजिएगा। अब जो है ए इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इतना हमने आपको बता दिया, इसमें से सभी इम्पॉर्टेंट। अब जो है